Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। और आज हम बात करेंगे कि दीन में एक बड़ा ही अहम रुकन जिसे रोज़ा कहा जाता है, फास्टिंग। उस फास्टिंग के इंसानी ज़िंदगी पर साइंटिफिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो कौन से साइंसी असरात हैं जो कि रोज़े की वजह से इंसानी ज़िंदगी पे, उसकी सेहत पे, उसकी रूहानी लाइफ पे और उसकी साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड फिजियोलॉजिकल लाइफ पे किस तरीके से फास्टिंग इफ़ेक्टिव है। बात यह है कि वैसे तो हमारा ईमान है कि दीन की हर चीज़ ही फ़ायदेमंद है। इस्लाम में जो कुछ है वो फ़ायदेमंद है। दीन की बात पे जितना ज़्यादा अमल कर लिया जाए तब वो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आती है। हमारे यहाँ अगर एक बहुत बड़ा तबका, हमारी सोसाइटी अगर मुख्तलिफ़ तरह की नफ्सियाती मसाइल का शिकार है या मुख्तलिफ़ तरह की डिप्रेशन, उलझन, एंजाइटी इस चीज़ का शिकार हैं, तो उसकी एक ही अहम वजह दीन से दूरी है। अब जिस दिल में और जिस घर में दीन की कुर्बत है तो वहाँ पे कभी कोई मसाइल नहीं हुआ करते। और अगर हम दीन के रुकन के हवाले से बात करें तो रोज़ा उसमें बड़ा ही अहम रुकन समझा जाता है। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा किस तरह से इंसानी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है और कौन से उसके असरात हैं रोज़े की वजह से जो कि वो हमारे मामलात या मसाइल को हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ग्लैंड्स काम करते हैं गदूद। जिस तरह एक्जोक्राइन है, एंडोक्राइन है, फिर एंडोक्राइन में फर्दर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक हो गया, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जिनसी ग्लैंड्स है और थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड्स और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। अब इसके अंदर से जो नालियों की शक्ल के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड, तो वो नालियों के अंदर अपने जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजन मटेरियल होता है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर करते करते तो एक लेवल ऐसा आता है कि वो जिस्म का बाहर निकलना लाजमी हो जाता है। और अगर वो पॉइजन इकट्ठा होता रहे तो उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह से जब अगर हम ये हिस्ट्री बताने का मकसद ये है ताकि आपको बात समझाना आसान हो जाए। इसी तरह से अब जो खुराक खाई जाती है वो खुराक तोड़ फोड़ के अमल के नतीजे में अपने मालिक्यूल बनाती हैं, यानी खुराक अपने पीसेज में तकसीम होती है और उसके बाद वो हमारे सारे मुंह के रास्ते से होते हुए मैदे की तरफ जाके और वो मैदे की अंदर उसके मुख्तलिफ़ तरह का आंतों का और बाकी निज़ाम चलता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का। और उसके बाद जो एनर्जी फॉर्म में होती है वो सेल्स को मिल जाती है और पूरे जिस्म को एनर्जी मिल जाती है। और जो फालतू पॉइजन होता है तो वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। अब होता क्या है कि जब हम खुराकें खाते हैं तो हमारी बॉडी को ज़ीरो पे आने का मौका नहीं मिलता, ट्यूनिंग का मौका नहीं मिलता, अपने जिस्म को बिल्कुल एक दफ़ा खाली हो के एक नई मशीनरी के तौर पे जैसे काम करना चाहिए वैसा मौका नहीं मिलता। देखिए, दुनिया में सारी चीज़ें एक मशीनरी है, इंसानी जिस्म भी एक मशीनरी है। अब अगर ये मशीनरी को एक वर्किंग देते देते, प्रेशर देते देते एक वक्त ऐसा आता है कि ये मशीनरी नाकारा होने लगती है, या सादे लफ्ज़ों के अंदर जैसे एक मोटरसाइकिल है, अगर उस मोटरसाइकिल को आपने जितना हम चलाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसे हमें ट्यूनिंग देनी पड़ती है, उसका हमें मोबिलाइल वगैरह कराना पड़ता है और बाकी चीज़ें उसको फ़िल्टर वगैरह कराना पड़ता है इस तरीके से। अब इसी तरह से इंसानी जिस्म भी एक मशीनरी है तो उसे भी ट्यूनिंग चाहिए और उसे ट्यूनिंग इस तरह की चाहिए कि वो एक दफ़ा सारे पुर्जों को अच्छे तरीके से वॉश कर दिया जाए। अब वो जो वॉश करने का सिलसिला है, वो वॉश करने का सिलसिला एक तो ये होता है अमूमी तौर पे कि एक बंदा
दिन के टाइम के अंदर एक टाइम का खाना खा के अगर वो एक टाइम भूखा रहता है, फास्टिंग करता है, तो वो उससे भी इफ़ेक्ट होते हैं और इंसानी बॉडी के साथ साथ उसके जो मैदा का निज़ाम है उसको मौका मिलता है प्योर होने का, खालिश होने का। और इस तरह से जो उसके मैदे की और जिस्म की जो उसके मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मिलने की वजह से, ज़्यादा तक़वियत मिलने की वजह से वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब उस मशीनरी को सही मायनों के अंदर ट्यूनिंग देना वो लाजमी है, ताकि हमारे जिस्म की जो एक मशीनरी है, इसको जब ट्यूनिंग जितना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से ट्यूनिंग करेंगे तो वो उतना ज़्यादा ही अच्छे तरीके से वो वर्किंग ले सकेगी, अपनी पोजीशन काम कर सकेगी, हमारी बॉडी के सिस्टम काम कर सकेंगे। और साइंटिफिकल मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर इंसानी जिस्म को अगर हम 20 दिन से लेकर 30 दिन तक कमोबेश फ्राम 20 to 30 डेज़, इतने दिन अगर हम इंसानी जिस्म को एक फ़ास्टिंग की हालत में रखते हैं, फ़ास्टिंग जो कि अमूमी तौर पे कम से कम 8 घंटे से लेकर और कम से कम 13-14 घंटे तक की हो, अप्रोक्सीमेट इसका दरमियान का टाइम हो, तो वो इतना टाइम अगर लग जाए तो किसी भी तरह के जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह के मांस बने पड़े होते हैं, पॉइजन बना पड़ा होता है, या मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे अंदर की तरफ जो एक ऐसे दूध वगैरह पैदा हो जाते हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, या अगर इस तरह के कोई और ऐसे पॉइजन है, तो वो सारे को निकालने के लिए हमारी बॉडी को कम से कम 20 से 30 दिन के अंदर हमें फ़ास्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमारा जो मैदे का निज़ाम है और हमारी जो आंतों का निज़ाम है और इसके साथ साथ हमारी जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम है, सारा का सारा पेशाब की नालियों का निज़ाम और इसके साथ साथ मैदे की नालियों का निज़ाम, वाल्व का सिस्टम, वो सारा का सारा ज़ीरो पे आ जाते हैं। अब अगर एक बंदा चाहता है जी कि मेरा मैदा अच्छे तरीके से वर्किंग करे, और देखिए मैदा है तो सारी बीमारियां मैदे से शुरू होती हैं, मैदे पे ख़त्म होती हैं। अब अगर वो अच्छे तरीके से चाहता है कि उसका मैदा, उसके बाकी सिस्टम अच्छे तरीके से काम करें, तो उसको अपनी बॉडी की ट्यूनिंग करवाना लाजमी है। और उसकी बॉडी की ट्यूनिंग के लिए अगर वो चाहते हैं मेरे जिस्म के अंदर ऐसे केमियाई मुआदे पैदा हो गए हैं जो कि उस केमिकल रिएक्शन की वजह से, उसके जिस्म को पॉइजन मिलने की वजह से उसका जिस्म नाकारा होता जा रहा है, काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद उसको मैदे के मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है, मैदा डाइजेस्ट नहीं करता है, या फिर मैदा डाइजेस्ट करने के अलावा और किसी और तरह के अगर मसाइल आते हैं, तो उस बंदे के लिए लाजिम है कि वो अपनी ट्यूनिंग कराए। अब ट्यूनिंग के लिए वो 20 से 30 दिन तक अगर मुसलसल भूखा रहे तो उसके इफ़ेक्ट्स तो होते हैं एक हाई लेवल पे जाकर, जो फिज़िकली तौर पे उस बंदे का पॉइंट ज़ीरो कर देते हैं, यानी उस बंदे की ट्यूनिंग 100% ठीक हो जाती है। और फिर उसके बाद जब मैदा वर्किंग करता है तो वह मैदा जो मशीनरी 10 साल चलने के होते हैं वो 15 साल चलते हैं, जो 15 साल चलने के होते हैं वो 20 साल चलती है। आपने मोटरसाइकिल की मिसाल समझ ली होगी कि अगर हम मोटरसाइकिल को चलाते रहे और ट्यूनिंग ना करें, मोबाइल ना कराए तो उसका इंजन ख़राब होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि वह बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। इसी तरह से इंसानी जिस्म एक मशीनरी है, रोज़ा उसकी ट्यूनिंग करना है। अगर उसको हम ट्यूनिंग करते रहते हैं साल में एक मरतबा एटलीस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी जो सिस्टम है जिस्म के जो एक मशीनरी का निज़ाम है, तब वो हमारे उसको ज़्यादा कर देते हैं, हमारे टाइम पीरियड को ज़्यादा कर देते हैं। यानी 10 साल वाला बंदा 15 साल तक उस मशीनरी को चला पाता है। अब ये तो एक हद्दुल इम्कान ठीक है कि अल्लाह की ज़ात ने ज़िंदगी मौत देनी है, जब वो चाहे तो अपने इस अला कुल्ली नफ्सुन जायक़तुल मौत के मौत का जायका हर जानदार ने चखना, जब वो चाहेगा अपनी मानत का वापस ले लेगा। लेकिन कुछ तदबीरें भी होती हैं, वो भी अल्लाह की ज़ात ने हमें समझाया या सिखाया है मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस के हवाले से कि हमने भी तो उस पे ऊपर अमल करना है। तो अब इस सेंस के अंदर अगर आप बात को समझने की कोशिश करें तो रोज़ा हमें जिस्मानी तौर पे जितना फ़िट कर देता है तो इतना कोई और चीज़ नहीं है जो कि हमें फ़िज़िकली तौर पे फ़िट कर सके। आप कभी एक्सपीरियंस करके देखना कि आप एक दिन का अगर फास्टिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहते हैं मुझे मैदे का ज़्यादा मसला है और मेरा मैदे का मसला हल नहीं होता, इस टाइम पे जो ज़्यादातर ख़वातीन के, बुज़ुर्गों के या इसके अलावा कोई जेंट्स के, या ज़्यादातर जो मसाइल देखने के अंदर आ रहे हैं बड़ी उम्र के लोगों के, वो इसलिए आ रहे हैं कि वो मैदे वगैरह उसकी वर्किंग नहीं करते और मैदे की शिकायत हर बंदे को रहती है। और ये फास्टिंग उसका बेहतरीन इलाज है ताकि वह फिज़िकली तौर पे अपने आप को ठीक रख सके। और अगर एक बंदा चाहता है कि जी मैं कम से कम इस हद तक हो जाऊं कि मेरा जो डाइजेशन का सिस्टम है, हाजमे का निज़ाम है,
वो सही तरीके से काम करे। तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि एटलीस्ट वो 1 दिन की फ़ास्टिंग करे और उसके बाद अगर वो 12 से 14 घंटे तक वो कुछ नहीं खाता पीता, तो उसके जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा उसके जिस्म के अंदर मालिक्यूल बने पड़े होते हैं, तो उसको मौका मिलता है एम्पटी होने का, उसको मौका मिलता है डाइजेस्ट को हज़म होने का, उसको मौका मिलता है कि वो मुख्तलिफ़ तरह के बॉडी पार्ट्स को एनर्जी फार्म के अंदर कन्वर्ट करके सेल्स को वो पहुँच जाता है और वो इस तरीके से एक बंदा ईज़िली अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरा इसका साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल अगर हवाले से अगर हम देखें तो रोज़े का ये भी है कि शहवत को उतारने वाली जो चीज़ है, शहवत या दरिंदगी को उतारने वाले, जब दिमाग के ऊपर बुरे तरीके से अगर कोई जिनसी ख्याल हावी हो जाए और उसके बाद जो उसके मैदे के फुल होने की वजह से एक बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, या सादे लफ्ज़ों में हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर जो दिमाग के ऊपर ज़हनी तौर पे अगर एक बंदे को ये ख़यालात बहुत ज़्यादा हावी हो जाए कि उसके दिमाग से कोई जिनसी ख्याल आ गया और वो उतरने का नाम न ले, उसने सारी कोशिशें की हैं लेकिन इसके बावजूद उसको लगता है कि उसके जिस दिमाग से वो ख्याल नहीं उतर पा रहा, शहवत का ख्याल काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वो चाहता है कि मैं किसी ऐसे अनएथिकल या कोई ऐसी मॉरल वैल्यू को ना गिराऊँ जो कि मेरे लिए इबरत का या मेरे लिए परेशानी का या मुआशरे में बदनामी का बाइस बने, तो उसको चाहिए कि वो उस शहवत के ख़्याल को रोकने के लिए वो रोज़ा रखे। क्योंकि रोज़ा वो वाहिद चीज़ है कि जब रोज़ा रखा जाता है तो दिमाग के ऊपर से शहवत का ख्याल सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत हाल में उतर सकता है कि अगर उसने रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़ा इंसान को इस हद तक पाक कर देता है, इस हद तक प्योर कर देता है कि वो दिमाग के अंदर जो उसके मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात पैदा होते हैं, उसके भूखा रहने की वजह से, उसके सारी एक्स्ट्रा एनर्जी उपजार होने की वजह से वो जिस्मानी तौर पे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो रूहानी तौर पे भी बंदे को प्योर कर देते हैं। अब यहाँ रूहानी तौर पे स्पिरिचुअल हवाले से एक रिलैक्स करने से क्या मुराद है कि वो बंदा जिसकी सोच ख़याल है, साह जज्बात में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत और शहवत और दरिंदगी और कोई जिनसी ख़यालात और हर वक्त उसके दिमाग में एक ही ख़याल जिनसी शहवत का ख़याल चलता रहे, तो उसके लिए लाजमी है कि वो रोज़ा रखे ताकि वो उन ख़यालात से छुटकारा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ जो रोज़े का अंदर जो बड़ा फ़ायदा देखा गया है वो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी एनर्जीज़ हैं उस एनर्जी को भी प्योर करना लाजमी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब तक हमारे सेल्स की एनर्जी को मुकम्मल तौर पे वर्किंग का उस वक्त तक मौका मिल ही नहीं सकता जब तक कि हमें उसको कुछ देर के लिए हम उसको प्योरीफाई नहीं करते, खालिश नहीं करते उसका। और उसका तरीक़ाकार ये हमारी जिस्म के अंदर सारी की सारी जो फालतू एनर्जी, चर्बी वगैरह फालतू जो हमारे जिस्म के अंदर चीज़ें पड़ी हैं उस सारे को खाली होना पड़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी की वर्किंग ठीक होगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा जितने भी मॉलिक्यूल पड़े हैं या एक्स्ट्रा हमारे जिस्म के अंदर जितने भी अपना इस तरह के पॉइजन वगैरह मौजूद है उसको अगर हम अपने जिस्म को जहरीला होने से बचाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जिस्म जहर के बजाय हमारे जिस्म एक अच्छी एक गुड हेल्थ के ऊपर काम करे, तो उसके लिए भी लाजमी है कि इंसान को चाहिए कि वो रोज़ा रखे। खैर ये थोड़े से फ़ायदे थे जो कि रोज़े के बताना लाजमी थे, क्योंकि साइंटिफिक हवाले से बहुत सारी बातें ऐसे साबित हो चुकी हैं कि रोज़ा इंसान की जिस्मानी तौर से लेकर ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर से लेकर उसके अखलाकी तौर पर हर लिहाज से इंसान के अंदर बेहतरी लेके आता है। अब अगर एक इंसान चाहता है कि वो इस लिहाज से कि वो साइंटिफिकली अगर वो अपनी बॉडी को ठीक रखना चाहता है, रूहानी तौर पे ठीक रहना चाहता है, मैं ज़हनी तौर पे ठीक रहना चाहता है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो रोज़ा रखे और ज़्यादा नहीं रख सकता तो फौरी तौर पे 1 माह का रोज़ा रखे और साल में कम अज़ कम वो 20 से 30 दिन के रोज़े लाजमी रखें जो मुसलसल हों, ताकि 20 से 30 दिन के रोज़े रखने से उसके जिस्म का निज़ाम ठीक हो और उसकी मशीनरी को मौका मिले। जो 10 साल चलने वाली मशीनरी है वो 15 साल पे जाए, जो 15 साल चलने वाली मशीनरी है वो 20 साल पे जाए। इस तरीके से हम अपने इस जिस्मानी निज़ाम को फ़िटनेस का शिकार फ़िटनेस के अंदर हम रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसके बाद आप लोग अपने आप को शहवत, दरिंदगी और जिस्मानी तौर पे फ़िट रखने के लिए आप इधर उधर के भागने के बजाय, इधर उधर की बातों में उलझने के बजाय आप इसके ऊपर अमल करेंगे और सही तरीके से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।